स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग पार्टनरशिप की फर्स्ट चैप्टर के थ्योरी टॉपिक को रीड कर चुके थे, जिसमें अर्थ, विशेषताएं, प्रकार और साझेदारी संलेख के बारे में हमने स्टडी किया था। एक तो सबसे पहले, अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ और भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए। और नोटबुक बनाते चलना ताकि आप लोगों के लिए बहुत सारा टॉपिक, कोई नहीं जानता लॉकडाउन कब खुलेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए उससे पहले कंप्लीट हो जाएगी। तो हम लोग थ्योरी पार्ट को फिनिश कर चुके हैं, ये वाला पूरा पार्ट हमारे लिए फिनिश हो गया है। अब ना हम लोग पहले कैलकुलेशन वाले पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, गणनाएं कैलकुलेशन वाले पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। और इस कैलकुलेशन में हम लोगों को चार चीज़ों की स्टडी करनी है: पूंजी अनुपात की गणना, पूंजी पर ब्याज की गणना, आहरण पर ब्याज की गणना और कमीशन की गणना, साझेदारों के कमीशन की गणना। हम लोग यहाँ पर हर चीज़ को स्टडी भी करते चलेंगे और मैं एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस भी देता जाऊंगा जिनकी हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे। आज ना हम लोग पूंजी अनुपात और पूंजी पर ब्याज की गणना पढ़ रहे हैं, और मैं इसका नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप के साथ बेटा सेंड कर दूंगा, जो भी ग्रुप में ऐड हो रखे हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को ग्रुप में ऐड होना है वो 9649200888 पर मुझे कॉल कर सकते हैं और अपना नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवा सकते हैं, ताकि मैं डेली जो भी क्वेश्चंस और अब जो भी मैं लिखूंगा ना, वो सिर्फ आपको वीडियो देखना है। बाकी जो मैंने प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स को लिखवा रखा है उसकी मैं डेली आपको पीडीएफ फॉर्मेट भेज दूंगा, उसमें से आप लोगों को डिक्टेट करना है, उसमें से आपको नोट डाउन करना है। तो ग्रुप में ऐड होने के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल कर लें, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और उससे आप लोग बेटा क्वेश्चंस आपको डेली मिल जाएंगे। तो आज हम लोग दो चीजों की स्टडी कर रहे हैं बेटा, एक आएगा हमारे लिए पूंजी अनुपात की गणना और एक आएगा हमारे लिए पूंजी पर ब्याज की गणना। एक्चुअली क्या होगा ना कि जब हम लोग बड़े क्वेश्चन करेंगे उन क्वेश्चंस में, उनमें आपको ना पहले ये कुछ गणनाएं वर्किंग नोट बनाकर अलग से करनी पड़ेगी, तब जाकर बड़े क्वेश्चन होंगे। तो बड़े क्वेश्चन में तो ये काम आएंगे और एग्जाम में इनमें से 2 नंबर के छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग इन गणनाओं को सीख लेते हैं, फिर हम लोग बेटा ना इन प्रैक्टिकल चीज को सीखकर फिर बड़े क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे आप लोगों के। तो सबसे पहला हमारे लिए आता है पूंजी अनुपात की गणना। कुछ भी यहाँ से नोट नहीं करना है, नोट करने के लिए मैं आपको नोट शीट दूंगा, उसमें से नोट कर लेना। पूंजी अनुपात की गणना, बस कॉन्सेप्ट आप लोगों को सीखना है। इसको कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो की कैलकुलेशन। तो अगर आपको कैपिटल रेशियो की कैलकुलेशन करनी है ना, जैसे क्वेश्चन कभी कह दे कि एक्स एंड वाई दो पार्टनर है और उनका इतना पूंजी है, बताओ इनका पूंजी अनुपात कितना होगा। ये जरूरत पड़ेगी हमें कुछ क्वेश्चंस में, इसलिए अच्छे से कॉन्सेप्ट को वन बाय वन सीखना। पूंजी अनुपात की अगर गणना करनी हो ना बेटा, तो पूंजी अनुपात की गणना करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में दो केस होंगे। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो वी हैव फॉलोइंग टू सिचुएशंस। दो कंडीशन बेटा हमारे लिए पूंजी अनुपात की गणना के लिए होगा। पहला, यदि साझेदारों द्वारा पूरे वर्ष में कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली ना जाए, यदि साझेदारों द्वारा पूरे वर्ष में कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली ना जाए। और सेकंड केस होता है बेटा हमारे लिए, यदि साझेदारों द्वारा पूरे वर्ष में अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली जाए। चलो माइंड में बिठाओ बेटा, अगर अपने को किसी क्वेश्चन में पूंजी अनुपात की गणना करनी हो तो पहले हमें क्वेश्चन में दो केस दे रखे होंगे, या तो साझेदारों द्वारा पूरे वर्ष में कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली नहीं गई हो, या साझेदारों द्वारा बेटा पूरे वर्ष में अतिरिक्त पूंजी निकाली या लगाई जाए। कहने का मतलब, एक्स और वाई दो साझेदार थे, उनकी वर्ष के प्रारंभ में पूंजी मान लो 2 लाख और 1 लाख थी। वर्ष के प्रारंभ का मतलब बेटा 1 अप्रैल को। अब इस 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक
उन्होंने ना तो कोई और एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई है ना ही कोई पूंजी निकाली है। इससे हम लोग पहला केस कहेंगे यदि साझेदारों द्वारा पूरे वर्ष में कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली ना जाए। हाँ, अगर इन्होंने पूरे साल में कोई और पैसा डाला हो पूंजी के लिए या कोई पैसा निकाला हो तो बेटा फिर उस स्थिति में हम लोग पूंजी अनुपात की गणना थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। तो अगर मुझे कैपिटल रेशियो निकालना है तो बेटा कैपिटल रेशियो निकालने के लिए दो केस हो गए। यदि साझेदारों द्वारा पूरे वर्ष में कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली ना जाए और यदि साझेदारों द्वारा पूरे वर्ष में अतिरिक्त पूंजी निकाली या लगाई जाए। तो पहला केस बेटा हमारे लिए यदि साझेदारों द्वारा पूरे वर्ष में अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली जाए, सॉरी अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली ना जाए, हम लोग पहला केस कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें साझेदारों ने पूरे साल में ना तो कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई है ना ही कोई अतिरिक्त पूंजी निकाली है, तो सर उस स्थिति में हम लोग पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे करेंगे। तो समझना, ऐसी स्थिति में साझेदारों की प्रारंभिक पूंजी का अनुपात, प्रारंभिक पूंजी को एक और नाम से जाना जाता है पूंजी खाते का। बेटा ना क्योंकि सामने वाली स्क्रीन पर लिखना पड़ता है तो थोड़ा राइटिंग का इश्यू रह सकता है, बट मैं फिर भी सारे वर्ड बोल रहा हूँ तो उससे थोड़ा सा मैनेज करना। पूंजी खाते का प्रारंभिक शेष नंबर में पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखना कि साझेदारों का पूंजी का प्रारंभिक पूंजी क्या होती है, तो याद रखना पूंजी खाते का प्रारंभिक शेष का अनुपात पूंजी अनुपात कहलाता है। वापस से समझ लो, सर आज आपको पूंजी अनुपात निकालना सिखा रहे हैं। पूंजी अनुपात निकालने के लिए बेटा हम लोग कह रहे हैं कि दो केस होते हैं क्वेश्चन में। पहला केस यदि साझेदारों द्वारा पूरे वर्ष में कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली ना जाए, और सेकंड केस होता है यदि साझेदारों द्वारा पूरे वर्ष में अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली जाए। मैं पहला केस ये कह रहा हूँ कि अगर साझेदारों द्वारा पूरे वर्ष में कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली नहीं जाए तो हम ये कह रहे हैं कि उस केस में ना उस क्वेश्चन में पूंजी अनुपात का मतलब होता है साझेदारों की प्रारंभिक पूंजी का अनुपात। प्रारंभिक पूंजी का मतलब बेटा साल के शुरू में कितनी उनकी पूंजी थी, उस पूंजी का अनुपात हमारे लिए प्रारंभिक पूंजी का अनुपात ही पूंजी अनुपात कहलाता है। किस केस में बेटा, अगर साझेदारों ने पूरे साल में ना तो कोई पूंजी लगाई है ना ही साझेदारों ने पूरे साल में कोई पूंजी निकाली है, तो ओपनिंग कैपिटल, टेक्निकली ओपनिंग कैपिटल, प्रारंभिक पूंजी को इंग्लिश में हम लोग कहें तो ओपनिंग कैपिटल का जो रेशियो होगा ना, वही रेशियो बेटा हमारे लिए यहाँ पर, ये वही रेशियो बेटा हमारे लिए यहाँ पर कैपिटल रेशियो कहलाएगा अगर किसी क्वेश्चन में निकालना पड़े। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, उससे केस आप लोग और समझ पाएंगे अच्छे से। एक्स तथा वाई एक साझेदारी फॉर्म में साझेदार हैं जिनकी वर्ष के प्रारंभ में पूंजी 1,00,000, जिनकी वर्ष के प्रारंभ में पूंजी क्रमशः 1,00,000 व 2,00,000 है, तो
साझेदारों का पूंजी अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से रीड करो, क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजी अनुपात निकालना है और पूंजी अनुपात निकालने के लिए क्वेश्चन में सिर्फ ये कह रखा है कि प्रारंभ में इनकी पूंजी 1 लाख और 2 लाख थी। पूरे क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से रीड करें, ना तो कहीं इन्होंने कोई पूंजी लगाई है ना ही कोई पूंजी निकाली है, तो फिर हमारे लिए ना इस स्थिति में बेटा पूंजी अनुपात हमारे लिए जो प्रारंभिक पूंजी का अनुपात होगा, पूंजी अनुपात का मतलब प्रारंभिक पूंजी का अनुपात बेटा हमारे लिए पूंजी अनुपात कहलाएगा। तो साझेदार कौन कौन थे बेटा, एक्स और वाई, और एक्स और वाई की प्रारंभिक पूंजी अगर मैं देखूं तो 1 लाख और 2 लाख है। इसका अनुपात बनाने के लिए जितनी जीरो वो काट दो, 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, 1:2 ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा। 1:2 बेटा हमारे लिए आंसर हो जाएगा। ये आपका पहला केस, अगर साझेदारों ने पूरे साल में ना तो कोई पूंजी लगाई है ना ही कोई पूंजी निकाली है। एक क्वेश्चन और लिखता हूं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अजय, विजय तथा रमेश एक फर्म में साझेदार हैं। इसको ऐसा लिख देते हैं, जिनके पूंजी खाते का शेष एक अप्रैल 2018 को क्रमशः 2 लाख, 6 लाख व 8 लाख है, तो वर्ष के अंत में बोले तो 31 मार्च 19 सीधा ही लिख रहा हूं मैं, उनके पूंजी खाते का शेष। बेटा आज तो आप लोग सीधा इसी वीडियो से ही नोट कर लें नोट्स को, क्योंकि वो एग्जाम्पल अलग हो जाएंगे, तो मैंने जो कराया वही एग्जाम्पल ले लें। तो आज आप लोग एक बार नोट्स वीडियो से ही बना लें, कल से मैं आपको नोट्स जो दूंगा ना उनमें जो एग्जाम्पल करा के उन्हीं को करूंगा, ताकि आपके सेम रह जाएंगे। तो आंसर अगर मैं बनूं, देखो क्वेश्चन में पूंजी अनुपात लगाना है, लेकिन पूरे साल में ना तो कोई पूंजी लगाई गई है ना ही कोई पूंजी निकाली गई है, तो पूंजी अनुपात का मतलब प्रारंभिक पूंजी का अनुपात हो जाएगा। साझेदार कौन कौन है देखो, अजय, विजय और रमेश, और इनकी पूंजी अगर प्रारंभिक कहें तो 2 लाख, 6 लाख, 8 लाख है। रेशियो बनाना है बेटा, तो 5 जीरो से 5 जीरो सब में से कैंसिल कर दो, तो ये रेशियो एक तरीके से यू बचा ना, 2 6 8, और काट सकते हैं ना बेटा, और काट दो, 2 से कट जाएगा, 1 3 4, ये हमारे लिए पूंजी अनुपात आएगा। तो मेरे हिसाब से शायद समझ में आया होगा, ये वो केस है बेटा जब साझेदारों द्वारा पूरे साल में ना तो कोई पूंजी लगाई जाए ना ही कोई पूंजी निकाली जाए तो जो भी इनका प्रारंभिक पूंजी का अनुपात होगा उससे ही बेटा हम लोग यहाँ पर पूंजी अनुपात कहेंगे। लेकिन अगला केस बेटा हमारे लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से समझना है, और वो केस है बेटा अगर साझेदारों द्वारा पूरे वर्ष में अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली जाए।
साझेदारों द्वारा पूरे वर्ष में अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली जाए। ये बहुत ध्यान से समझना, इसमें आंसर कैसे बनता है उसके लिए मैं पहले एक एग्जांपल लिख दूं ताकि तुमको केस समझ में आए। पहले एक एग्जांपल को समझो कि क्या परिस्थिति बेटा हमारे लिए होती है। जैसे ना क्वेश्चन ऐसे है, अजय तथा विजय एक साझेदारी फर्म में थोड़ा अलग से लिखता हूँ क्योंकि मेरे को इसकी थ्योरी भी लिखनी है, तो थ्योरी मैं यहाँ लिख दूंगा, इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। मैं पहले एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, फिर कैसे सोल्व होना है वो मैं बाद में समझा रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल है हमारे लिए, अजय तथा विजय एक साझेदारी फर्म में साझेदार हैं जिनकी पूंजी वर्ष के प्रारंभ में क्रमशः 2 लाख व 3 लाख है तथा पूरे वर्ष में उनके द्वारा निम्न प्रकार पूंजी लगाई व निकाली गई। अजय के बारे में डिटेल दे रखी है और विजय के बारे में बेटा अपने को डिटेल दे रखी है। 30 जून 2018 को 20,000 की पूंजी लगाई है। फिर क्या रखा है, 1 सितंबर 2018 को 10,000 पूंजी निकाली। फिर क्या रखा है, 1 दिसंबर 2018 को 30,000 पूंजी लगाई। ये तो था अजय के बारे में। विजय के बारे में क्या रखा है, 1 जून 2018 को 5,000 पूंजी निकाली। एक अक्टूबर 18 को 10,000 पूंजी लगाई और 1 फरवरी 2019 को 20,000 पूंजी निकाली। क्वेश्चन आपसे कह दे
वर्ष के अंत में, वर्ष का अंत का मतलब बेटा क्वेश्चन ऐसा कहते हैं 31 मार्च 19 को अजय तथा विजय का पूंजी अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर बेटा ना आप लोगों के पास जो क्वेश्चन गिवन है उसको अगर ध्यान से देखोगे, अगर क्वेश्चन ना आपके पास सिर्फ यहाँ तक का ही होता, सिर्फ इस जगह तक का हमारे लिए क्वेश्चन होता, अजय और विजय की साझेदारी फर्म में साझेदार है, उनकी पूंजी के प्रारंभ में क्रमशः 2 लाख 3 लाख थी, पूंजी अनुपात ज्ञात करो। तो कोई इशू नहीं बेटा, प्रारंभिक पूंजी का अनुपात 2 लाख 3 लाख का अनुपात 2:3 होता, वो हमारा पूंजी अनुपात हो जाता। पर क्वेश्चन यहाँ थोड़ा अलग है, पूरे साल में इन्होंने कुछ पूंजी लगाई भी है, कुछ पूंजी निकाली भी है, तो ऐसी स्थिति में पूंजी अनुपात की गणना वैसे नहीं होगी जैसा हम लोगों ने पीछे वाले केस में पढ़ा है। इस स्थिति में पूंजी अनुपात की गणना अगर हम लोगों ने करनी है ना बेटा, पूंजी अनुपात की गणना करने के लिए एक मेथड काम आता है, जिससे हम लोग, ये कल भी काम आएगा पूंजी पर ब्याज के केस में भी, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिसे हम लोग गुणनफल विधि कहते हैं। गुणनफल विधि कहते हैं क्योंकि इस केस में ना बेटा, इस केस में कौन सा केस, जब साझेदारों ने अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली है, तो पूंजी पर ब्याज की गणना हम लोग गुणनफल विधि से करते हैं, क्योंकि इस स्थिति में पूंजी अनुपात का मतलब गुणनफलों के योग का अनुपात होता है। देखो अगर कोई अतिरिक्त पूंजी ना तो लगाए ना निकाले तो प्रारंभिक पूंजी का अनुपात ही पूंजी अनुपात होता है, प्रारंभिक पूंजी का अनुपात ही पूंजी अनुपात होता है। लेकिन साझेदारों द्वारा बेटा पूंजी लगाई या निकाली जाए ना, तो फिर पूंजी अनुपात गुणनफलों के योग का अनुपात होता है। सर ये क्या है गुणनफलों का योग? उसके लिए हम लोग एक विधि काम में लेते हैं, गुणनफल विधि। गुणनफल को इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। उसके लिए ना बेटा एक टेबल यहाँ काम आता है, जिसको हम लोग प्रोडक्ट टेबल बोलते हैं, प्रोडक्ट टेबल बोलते हैं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा ना, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बेटा एक टेबल बनानी पड़ेगी, जिससे हम लोग प्रोडक्ट टेबल कहेंगे। प्रोडक्ट टेबल में 4 कॉलम बनते हैं, बहुत अच्छे से सीख लेना, बहुत काम की चीज है। 4 कॉलम बनते हैं, एक में लिखते हैं डेट, एक में लिखते हैं बैलेंस ऑफ कैपिटल, बैलेंस ऑफ कैपिटल, एक में लिखते हैं टर्म, टर्म का मतलब होता है अवधि, टर्म, और एक में लिखते हैं गुणनफल, गुणनफल को इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। वापस से समझा रहा हूँ, ध्यान से सीखो बेटा, बहुत अच्छे काम की चीज है। अगर साझेदारों द्वारा पूरे साल में कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली जाए, तो पूंजी अनुपात की गणना करने के लिए एक टेबल बनती है, जिसे हम लोग प्रोडक्ट टेबल कहते हैं। प्रोडक्ट टेबल में 4 कॉलम बनते हैं, डेट, बैलेंस ऑफ कैपिटल, टर्म, प्रोडक्ट, डेट, बैलेंस ऑफ कैपिटल, टर्म, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, और गुणनफल तो बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि जो आपका बैलेंस ऑफ कैपिटल आता है ना बेटा, बैलेंस ऑफ कैपिटल को टर्म से गुणा कर लेते हैं। मतलब बैलेंस ऑफ कैपिटल को टर्म से अगर गुणा करेंगे तो जो निकल कर आएगा बेटा, उससे हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट कहते हैं। और हमें क्या करना है कि प्रत्येक साझेदार के लिए इस तरह की एक टेबल बनानी है और उसका योग लगाना है, जिससे हम लोग गुणनफलों का योग कहेंगे। और सभी साझेदारों के जितना गुणनफलों का योग आएगा ना, उसका टोटल बेटा हमारे लिए यहाँ पर पूंजी अनुपात होगा। देखो माइंड में बिठाओ, सर आपको पूंजी अनुपात की गणना करना सिखा रहे हैं। पूंजी अनुपात के लिए सर ने कहा है कि 2 केस होते हैं, यदि साझेदारों द्वारा पूरे वर्ष में कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली ना जाए, और यदि साझेदारों द्वारा पूरे वर्ष में अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली जाए। अगर साझेदारों द्वारा पूरे वर्ष में कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली नहीं जाए, तो प्रारंभिक पूंजी का शेष ही बेटा हमारे लिए यहाँ पर पूंजी अनुपात होता है। लेकिन अगर अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली जाए, तो पूंजी अनुपात निकालने के लिए एक विधि काम में लेते हैं, जिससे हम लोग गुणनफल विधि कहते हैं। गुणनफल विधि में एक टेबल बनानी पड़ती है, जिसे प्रोडक्ट टेबल कहते हैं। प्रोडक्ट टेबल में 4 कॉलम बनते हैं, डेट, बैलेंस ऑफ कैपिटल, टर्म और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब तो बैलेंस ऑफ कैपिटल और टर्म से होता है, बाकी का क्या मतलब होता है वो मैं पहले क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, फिर इसमें लिखूंगा कि क्या क्या लिखना है। तो यहाँ बेटा साझेदारों ने अतिरिक्त पूंजी लगाई और निकाली थी, तो सर ऑब्वियसली यहाँ पूंजी अनुपात निकालने के लिए हम लोगों को गुणनफल विधि काम में लेनी पड़ेगी।
और गुणनफल विधि भी 2 जनों के लिए काम में लेनी पड़ेगी। एक प्रोडक्ट टेबल फॉर अजय, 2 जने थे ना, 2 जनों की टेबल बनानी पड़ेगी। एक तो बनानी पड़ेगी बेटा अजय की। प्रोडक्ट टेबल में सर ने अभी सिखाया है 4 कॉलम, डेट, बैलेंस ऑफ कैपिटल, टर्म, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो हम लोग निकाल लेंगे 2 चीजों को मल्टीप्लाई कर कर। बैलेंस ऑफ कैपिटल इनटू टर्म को गुणा करेंगे तो हमारे लिए प्रोडक्ट आ जाएगा। अब सर लिखना क्या क्या है? डेट में तारीखें लिखनी है जब जब उनकी पूंजी थी। जैसे अजय की बेटा, एक तो सबसे पहले वर्ष के प्रारंभ की पूंजी थी 2 लाख, फिर इसने 30 जून, 1 सितंबर, 1 दिसंबर को पूंजी और चेंज करा, क्योंकि वर्ष का 31 मार्च 19 से, मतलब ना बेटा साल की शुरुआत 1 अप्रैल 18 रही होगी। तो देखो सबसे पहले तो आप ना 1 अप्रैल 18 की पूंजी लिखोगे, 1 अप्रैल को जितनी पूंजी थी। 1 अप्रैल को बेटा इसकी पूंजी थी 2 लाख। अब समझना, फिर अजय ने क्या करा बेटा, 30/6/18 को 20,000 की पूंजी लगाई। 30/6/18 को 20,000 की पूंजी लगाई। 30/6/18 को इससे 20,000 की पूंजी लगाई। 20,000 यहां मत लिख देना, क्योंकि 2 लाख की पूंजी तो उसकी पहले से थी बेटा, और उसने 20,000 की पूंजी और लगाई, मतलब अब उसकी पूंजी बढ़कर ना 2,20,000 कहलाएगी, क्योंकि उसने पूंजी और लगाई ना, तो 2 लाख तो पहले से था बेटा, 20,000 उससे और लगाया तो पूंजी बढ़कर हमारे लिए 2,20,000 हो जाएगी। आगे और देखो सीखने में आएगा। अगला कह रखा है कि उसने ना पूंजी निकाली 1 सितंबर 18 को 10,000। तो 1 सितंबर 18 को उसने 10,000 पूंजी निकाली, तो 10,000 मत लिख देना, 2,20,000 की तो पूंजी उसकी पहले से थी, 10,000 की पूंजी उसने निकाली, तो 2,10,000 अब पूंजी रह जाएगी। और फिर बेटा उसने ना पूंजी यहां पर लगाई है 1 दिसंबर 18 को। 1 दिसंबर 18 को इसने पूंजी लगाई है, कितनी लगाई है बेटा, ये 30,000 रुपए इसने पूंजी लगाई है। तो 30,000 मत लग देना, जितनी लगाई है जोड़ दो, 2,10 की तो पूंजी ऑलरेडी थी, 30,000 और लगाई, तो ये 2,40,000 हमारे लिए पूंजी हो जाएगी। तो समझो तारीखों में तो कोई इश्यू है नहीं, जिन जिन तारीखों को पूंजी थी पहले तो वर्ष के प्रारंभ को लिखना है, और फिर जब जब लगाई और निकाली है उसको लिखना है। बैलेंस कैसे लिखोगे बेटा, पूंजी अगर लगाई है तो पूंजी जोड़ दोगे, निकाली है तो घटाकर लिख दोगे। अब आएगा कि सर टर्म कैसे लिखेंगे, अवधि कैसे लिखनी है। अवधि लिखने का नियम है, प्रत्येक व्यवहार से अगले व्यवहार के बीच में महीने गिन गिन कर लिखोगे। प्रत्येक व्यवहार से अगले व्यवहार के बीच में महीने गिनने। 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक कितने महीने होते हैं, गिनो देखे। 1 अप्रैल से, अप्रैल, मई, जून, 30 जून तक 3 महीने। फिर गिनो 30 जून से लेकर 1 सितंबर तक। 30 जून, जून तो गया ना बेटा, 30 जून तो जून गया। जुलाई और अगस्त, सितंबर मत ले लेना, 1 सितंबर को तो पूंजी नहीं चेंज हो गई ना, तो सितंबर और सॉरी जुलाई और अगस्त सिर्फ 2 महीने बेटा हमारे लिए यहाँ आएंगे। फिर 1 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक, गिनो देखिए, 1 सितंबर से 1 दिसंबर तक, सितंबर पूरा आएगा 1 सितंबर, इसलिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1 दिसंबर को तो नहीं पूंजी आ गई, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने ये पूंजी हमारे लिए लगी रही। 3 महीने हम लोग इस पर भी टेक्निकली कैलकुलेशन करेंगे। और अब 1 दिसंबर से लेकर आखिरी व्यवहार में वर्ष का अंत बोले तो 31 मार्च 19 तक के महीने गिनने। 1 दिसंबर से, तो दिसंबर पूरा, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने हमारे लिए आ जाएंगे। तो बेटा अवधि कैसे गिनोगे, प्रत्येक व्यवहार से अगले व्यवहार कितने महीने हो रहे हैं उससे गिनेंगे। 2 लाख इंटू 3 गिनोगे तो बेटा 6 लाख। 2,20,000 इंटू 2 करोगे तो बेटा 4,40,000। 2,10,000 इंटू 3 करोगे बेटा तो 6,30,000। और 2,40,000 इंटू 4 करेंगे तो 9,20,000। एक बार फिर से देख लें, 2 लाख इंटू 3 बेटा 6 लाख, 4,40, 6,30, सॉरी ये चेंज होगा, 2,40 और 9,60 हो जाएगा, ये तो 9,60,000।
इसका योग लगाना है जिसे हम लोग गुणनफलों का योग कहेंगे। जोड़ो 6 4 10, 6 16 और 9 25, 26,30,000। ये तो बनी बेटा प्रोडक्ट टेबल हमारे लिए अजय के लिए। बिल्कुल ऐसे ही देखो, एक प्रैक्टिस और हो जाएगी ना, हम विजय के लिए और बना रहे हैं ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि अतिरिक्त पूंजी लगाई और निकाली है तो हम प्रोडक्ट टेबल बनाएंगे विजय के लिए। सर प्रोडक्ट टेबल में कितने कॉलम बनेंगे? तो सर 4 कॉलम हमारे लिए बनेंगे। डेट, बैलेंस ऑफ कैपिटल, टर्म और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो आ जाएगा, दोनों को सिर्फ गुणा करना है। पहले आपको बाकी की चीजें लिखनी है। विजय की सबसे पहले ना, विजय की बेटा 1 अप्रैल की पूंजी 3 लाख थी। 1 अप्रैल 18 को बेटा इसकी पूंजी थी 3 लाख। फिर अब देखो, इसने पूंजी 1 जून 18 को 5,000 निकाली। तो 1 जून 18 को 5,000 निकाली ना बेटा, तो 3 लाख में से 5,000 निकाल लिए। तो अब अपने पास इसकी पूंजी 2,95,000। फिर इसने क्या करा, 1 10 18 को 10,000 की पूंजी और लगाई। तो बेटा 2,95,000 की पूंजी तो पहले से थी, 10,000 की और लगाई। तो अब इसकी पूंजी हो गई हमारे लिए 3,95,000। सॉरी 10,000 लगी ना, 3,05,000। 2,95 पहले से थी, 10,000 और लगी इसने, तो बेटा 3,05,000 हमारे लिए पूंजी हो गई। और फिर बेटा इसने 20,000 पूंजी के निकाले, और वो निकाले इसने 1 फरवरी 19 को। 20,000 निकाले, तो 3,05,000 थी, उसमें से 20,000 उसने निकाल लिए। 2,85,000 हमारे लिए पूंजी हो गई। तो सिंपल सा रूल है, बैलेंस ऑफ कैपिटल का मतलब अगर उससे पूंजी लगाई है तो जोड़ दो बेटा, निकाली है तो कम कर लिख दो। अवधि गिनोगे, कैसे गिनोगे? ये थोड़ा ध्यान से गिनना, प्रत्येक व्यवहार से अगले व्यवहार तक गिनो। 1 अप्रैल से 1 जून तक। 1 अप्रैल, अप्रैल पूरा महीना, मई पूरा महीना, जून में तो 1 तारीख को ही नई पूंजी आ गई। ये पूंजी इसकी सिर्फ 2 महीने रही, 2 महीने रही। फिर 1 जून से गिनो 1 अक्टूबर तक, जून पूरा, जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अक्टूबर को तो नई पूंजी आ गई। ये वाली पूंजी सिर्फ व्यवसाय में 4 महीने रही। फिर 1 अक्टूबर से लेकर बेटा 1 फरवरी तक गिनो। 1 अक्टूबर, अक्टूबर तो पूरा महीना रही है पूंजी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और 1 फरवरी को नई पूंजी आ गई। 4 महीने बेटा। अब 1 फरवरी से वर्ष के अंत तक बोले तो 31 मार्च तक गिन लो। फरवरी और मार्च 2 महीने, इनकी टोटल 12 महीने होती है ना, तो 12 आएंगी महीनों की टर्म की। अगर आप टोटल लगाओगे तो यहाँ 12 आएगी। प्रोडक्ट बना लेंगे दोनों को गुणा कर 6 लाख, 295 इंटू, यह आएगा 11,80,000। 3,05,000 इंटू 4 करेंगे तो यह आएगा बेटा हमारे लिए 12,20,000। और 2,85,000 इंटू 2 अगर हम लोग करेंगे, यह होगा हमारे लिए 5,70,000। तो गुणनफलों का योग हमारे लिए 11,80 और 12,20 जोड़े तो 24 लाख। तो ये हो गए 6, ये 30, 35,70,000। तो ये गुणनफलों का जो योग आया ना बेटा, पूंजी अनुपात। अब अगर हम लोग यहाँ निकालें तो गुणनफलों के योग का अनुपात, तो अजय और विजय दोनों के अगर गुणनफलों के योग हम लोग देखें तो 26,30,000 और इसका आया 35,70,000। तो बेटा 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर दो,
263/357 बेटा हमारे लिए आंसर आ जाएगा। ये आपके गुण फ्लो, ये पूंजी का अनुपात उस केस में जब साझेदारों ने पूंजी लगाई या निकाली है। तो देखो क्या होगा, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये पूरी टेबल आप लिख लेना। डेट में तो आपको सिर्फ डेट तारीखें लिखनी है जिस तारीख को हमने करा है। बैलेंस ऑफ कैपिटल में थोड़ा याद रखना, पूंजी लगाई तो जोड़कर, वह निकाली तो घटाकर लिखेंगे, लेस कर देंगे। टर्म ध्यान रखना, प्रत्येक व्यवहार से अगले व्यवहार तक कितने महीने लगे हैं उस अवधि की गणना करेंगे। प्रोडक्ट में तो बैलेंस ऑफ कैपिटल और टर्म दोनों को गुणा कर लिख देंगे। यह आपका गणनाओं में बेटा पहला केस, पूंजी अनुपात की गणना। ये हेडिंग डालोगे आप पहले, फिर ये दोनों लिखना है। आज आप यहाँ से लिख लें, फिर मैं कल नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। फिर ये लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लें इनका। व्हाट्स आप जब यूट्यूब पर मोबाइल पर देखो ना, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें, तो ये आप फिर नोट डाउन करते चलना। फिर ये एग्जाम्पल, फिर ये आप लोगों का अगला एग्जाम्पल। उसके बाद अगर पूंजी लगाई या निकाली जाए तो पहले ये टेबल, फिर ये एग्जाम्पल, और उसके बाद बेटा ये आप लोगों का सॉल्यूशन। ये प्रोडक्ट टेबल बेटा आप लोगों की अजय की, ये प्रोडक्ट टेबल बेटा हमारे लिए विजय की, और उसके बाद बेटा ये आप लोगों का आंसर। आई थिंक समझ में आया होगा। प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना, तो मैं कल आपको फिर पूंजी पर ब्याज की प्रैक्टिस करा दूंगा। ओके, थैंक यू। लाइक या कमेंट तो कम से कम जरूर करें कि आपको कैसा क्या समझ में आ रहा है, और अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।